अच्छा देखो भाई, कल हमने बात की थी आयोनिक हाइड्राइड की बारे में थोड़ी बहुत, आधी बात, और आधी बात हमने की थी कोवेलेंट हाइड्राइड के बारे में। तो जो कोवेलेंट हाइड्राइड की हमारी आधी बात थी, आज हम उसे मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा, कोवेलेंट हाइड्राइड कौन से हाइड्राइड होते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड बेटा वो हाइड्राइड्स होते हैं जो कि ग्रुप 4 से ऑनवर्ड्स बनते हैं। 4, 5, 6 एंड 7 ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं उन्हें हम कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं। और सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से। जी, इनकी बात कर लेते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे बेहतर अंदाजा या सबसे बेहतर गैस जो हम कह सकते हैं वो इस बुनियाद पर लगाया जाता है कि जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा सब्सटेंस है, वो किस स्टेट में है, यानी मैटर की वो कौन सी स्टेट है जिसमें है। तो जो हमारे ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं, दे यूजुअली फाउंड इन लिक्विड्स और लिक्विड और गैसियस स्टेट। इनका जो मतलब जो हमें हासिल होते हैं ये लिक्विड या गैसियस स्टेट में हासिल होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, साथ ही साथ लिक्विड और गैसियस स्टेट में ये हासिल होते हैं हमें, साथ में इसके एक और कुछ सिलसिला इस तरीके से है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कमजोर होता है कह ले, या कम होता है कह ले। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है, और इस कम बॉइलिंग पॉइंट की वजह से जो है वो ये बहुत जल्दी बॉयल या मेल्ट हो रहे होते हैं। इनके फेजेस अलग अलग हैं, लिक्विड और गैस दो सूरतों में मिलते हैं। सॉलिड्स बहुत शाज़ और नादिर ही ऐसा है कि कोई कॉम्प्लेक्स कोवेलेंट हाइड्राइड आपको सॉलिड स्टेट में मिले, और उसको सॉलिड स्टेट में रखने के लिए भी हमें कुछ स्पेशलाइज कंडीशंस बनानी पड़ती हैं। नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर तो ज़्यादातर मतलब समझ लो 99% तक कोवेलेंट हाइड्राइड जो है वो लिक्विड या गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट में कंटेन करने के लिए यू मस्ट हैव सम स्पेशलाइज्ड कंडीशंस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनके अगर कलर की बात करें तो कलरलेस होते हैं, कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड्स में जो लिक्विड्स होते हैं ना, दो चीजें गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं या लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। जो लिक्विड स्टेट वाले कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। लिक्विड्स आर वोलेटाइल। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये वोलेटाइल का मतलब क्या है? कोई होनहार बता दे अगर वोलेटाइल का मतलब क्या है। क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? बेटा आवाज आ रही है मेरी? सर, वोलेटाइल का मतलब बता सकता है कोई? ये सब मुंह में गुड़ लेके बैठ गए। जी, वोलेटाइल का मतलब कोई भी बता दे। बेटा आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। नॉर्मल टेम्परेचर पे सर वो जो स्टेट चेंज कर लेता है आराम से। नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टेट चेंज कर लेता है। कंसिडरेबल है, बात कंसिडरेबल है और सही भी है। एक ऐसा देखो, वोलेटाइल ऐसी चीजों को कहा जाता है जो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आसानी से चले जाएं। जैसे कि पानी है, पानी गिरता है। आपकी आवाज अटकती है। मेरी आवाज अटक रही है, मुझे फील हो रहा है कि शायद मेरी आवाज प्रॉब्लम कर रही है। तो
बात खैर हो रही थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स के हवाले से, और लिक्विड्स के वोलेटाइल होने की बात की थी। कुछ नेचर की बात कर लेता हूँ। ग्रुप 4 के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो न्यूट्रल नेचर के होते हैं। अच्छा, ये कौन सा न्यूट्रल है? ये एसिड बेस वाला न्यूट्रल है। एसिड बेस की थ्योरी वगैरह आप लोग पढ़ चुके हो, नॉलेज में होगा। एक pH स्केल होता है जिसमें 0 से 7 की वैल्यू में जो भी चीज होती है वो एसिडिक होती है। 7 से 14 तक की जो वैल्यू होती है, मतलब 7 के बाद से 8 से 14 तक की जो वैल्यू होती है वो बेस होती है। और एग्जैक्टली 7 जो होता है वो न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। उस चीज में जो भी चीज होती है वो न्यूट्रल होती है, यानी कि उसका बिहेवियर ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो ग्रुप 4 के जो हाइड्राइड्स होते हैं, ग्रुप 4A के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो न्यूट्रल नेचर के होते हैं। इसके अलावा ग्रुप 5 के जो हाइड्राइड्स होते हैं, ग्रुप 5 के जो हाइड्राइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इसी तरीके से ग्रुप 6A और ग्रुप 7A के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है। अच्छा, इनके मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की या इनके यूजेस की बात क्यों नहीं कर रहा, तो मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, ग्रुप दो चीजें होती हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड या तो लिक्विड स्टेट में होते हैं या तो गैसियस स्टेट में होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ऐसे हाइड्राइड्स की जो गैसियस स्टेट में है। कौन कौन हो सकते हैं? जैसे CH4 है, NH3 है, H2S है। लिक्विड्स की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड्स में वाटर हो सकता है, HCl हो सकता है, HF हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है। अब देखो, इसमें चूंकि कंपाउंड्स बहुत डिस्टिंक्ट है, ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं, इन सबकी नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, आप देख चुके हो। ये एसिड है दोनों, ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल है। और ये H2O तो एम्फोटेरिक होता है, सॉरी न्यूट्रल नहीं होता, ये एम्फोटेरिक होता है, नहीं एसिड बेस दोनों की खास खसूसियात शो करता है। अमोनिया बेसिक है, H2S एसिडिक है, CH4 न्यूट्रल है। तो हर चीज का एक तो अपना खास नेचर है। तो हर चीज का जो रिएक्शन होता है, यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी अलग होती है। यानी कि जो वाटर के रिएक्शन है वो HCl के नहीं होते, या जो HF के रिएक्शन है वो CH4 के नहीं होते, या जो NH3 के रिएक्शन है वो H2S के नहीं होते। तो चूंकि ग्रुप 1 में मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज लिए बता दी थी, क्योंकि वहां पे रिएक्शंस में कुछ कॉमन था, जो कॉमन था वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हर हाइड्राइड के अपने खास रिएक्शंस होते हैं, तो मैं हर हाइड्राइड के रिएक्शंस नहीं बता सकता, इसलिए मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करता। अब आ जाओ यूजेस पे। तो ग्रुप 1 में क्या, सॉरी आयनिक हाइड्राइड्स के अंदर जो मैंने आपको यूजेस बताए थे वो भी जनरल यूजेस थे, जो तमाम आयनिक हाइड्राइड्स के हो सकते हैं, वो जनरल यूजेस बताते हैं। अब कोवेलेंट हाइड्राइड का मसला क्या है? कोवेलेंट हाइड्राइड में अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग नेचर की, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके यूजेस भी अलग अलग होंगे। तो मैं किसी एक हाइड्राइड को सिलेक्ट करके अगर उसके यूजेस बता देता हूं तो मैं समझता हूं कि बाकियों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, इसलिए मैं इनके यूजेस भी आपको नहीं बता रहा। तो पैटर्न में जो मतलब एक चीज का एक पैटर्न चलता है ना, तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने वहां पे ये दो चीजें बताई थी, इसमें ये दो चीजें नहीं बताई, तो ये फिर पेपर में आ गया तो क्या करेंगे? तो बेटा देखो, बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन के लिए शेयर की जाती है, वो भी आपकी इंफॉर्मेशन है। आयनिक हाइड्राइड के बारे में कभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज या आयनिक हाइड्राइड की यूजेस का सवाल पेपर में हुआ ही नहीं। प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज का सवाल आता है, वो तो सबका कॉमन है, देख लो मैंने इसका भी बताया है, वो पिछले का भी बताया और आने वालों का भी बताऊंगा। ठीक है। लेकिन जो चीज केमिकल प्रॉपर्टी या यूज था पहले, वो मैंने आपको जो है वो नॉलेज के लिए आपसे शेयर किया था। तो अभी भी मैं इसलिए यहाँ पर मैं शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, डिस्टिंक्ट होता है, तो बताना जरा मुश्किल है। तो एक काम कर लें, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो हम आगे चलें। सर ले लिया है। सर ले तीसरे हाइड्राइड की जो हमारे पास टाइप है वो कहलाती है बेटा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड।
अच्छा, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड क्या होते हैं? सर 3A ग्रुप। हाँ, होते ये ग्रुप 3A के हैं, लेकिन इनको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है मैं थोड़ा सा बता दूं। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1A एंड सर ये कॉम्प्लेक्स आइंस से बने होते हैं? कॉम्प्लेक्स आइंस से तो बने हुए होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये चीज थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ठीक है। ये बात तो सही है कि बने कॉम्प्लेक्स आइंस से होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बेसिकली यहाँ पर वो बता। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A combined with hydrides of group 3A ये ट्राइवैलेंट होते हैं। are called as complex hydrides। अच्छा देखो सिलसिला क्या है। सिलसिला कुछ ऐसा है कि जो ग्रुप 1A और 2A के हाइड्राइड्स आपने पढ़े, यानी कि आयोनिक हाइड्राइड्स की बात हो रही है, सलाइन हाइड्राइड्स की बात हो रही है। तो आयोनिक या सलाइन हाइड्राइड्स जो होते हैं जब वो ग्रुप 3A के हाइड्राइड के साथ मिलते हैं तो नतीजे में जो हाइड्राइड वजूद में आता है उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। पहले इसके जनरल फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सर स्क्रीन इन फोकस हो गई। यार थोड़े देर रुकते हैं, हो सकता है फोकस हो जाए, नहीं होता तो फिर जब मैं बताना शुरू करूंगा ना, एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा तो मुझे बताना, तो मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं साथ, और साथ में मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखेंगे, मैं सारी बात को समझती हूँ। LiAlH4 और NaAlH4 और LiGaH4, ठीक हो गया। अच्छा फोकस हो गई स्क्रीन दोबारा? जी सर। अच्छा जरा देखो इसकी प्रिपरेशन। तो जैसा कि मैंने बताया ये जो ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स होते हैं उनके साथ अगर ग्रुप 1A या ग्रुप 2A के हाइड्राइड मिल जाए तो जो हाइड्राइड्स वजूद में आते हैं उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। जैसे मिसाल देता हूँ, LiH है, ये ग्रुप 1 का हाइड्राइड है, यानी कि आयोनिक हाइड्राइड है। अगर इसको मैं मिला दूं AlH3 के साथ, एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो नतीजे में एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं LiAlH4, जिसे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं। इसी तरीके से सोडियम हाइड्राइड है, इसको भी अगर मैं AlH3 के साथ मिला दूं तो ये बन जाता है NaAlH4, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसी तरीके से अगर LiH का मैं रिएक्शन गैलियम हाइड्राइड के साथ करवा दूं तो ये बन जाता है लिथियम गैलियम हाइड्राइड। अच्छा अब एक चीज है यहाँ पर, चीज क्या है कि देखो ये वाला जो फिनोमिना है ना कि दो हाइड्राइड्स मिलकर एक हाइड्राइड बना रहे हैं, ये होता सिर्फ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में। यानी कि अगर मैं बात करूं कि आयोनिक और कोवेलेंट हाइड्राइड मिल सकते हैं तो आयोनिक और कोवेलेंट हाइड्राइड मिलकर एक कॉम्बिनेटेड कंपाउंड नहीं बनाते, रिएक्शंस होते हैं बट कॉम्बिनेटेड कंपाउंड नहीं बनाते। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कॉम्बिनेटेड कंपाउंड बन रहा है, इस चीज पे ध्यान देना, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट सिर्फ एक आए, उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बाकी जो हाइड्राइड्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके वो कॉम्बिनेटेड प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की जो क्लास बनी है या क्लास जो है वो है ही सिर्फ इन दो चीजों के बीच में, यानी कि सलाइन हाइड्राइड जब ग्रुप 3A के हाइड्राइड के साथ मिलते हैं तो दे फॉर्म अ कॉम्बिनेटेड प्रोडक्ट एंड दैट कॉम्बिनेटेड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड।
अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर ये जो कॉम्बिनेटेड प्रोडक्ट वाला चक्कर आप बता रहे हैं, ये कॉम्बिनेटेड वाला प्रोडक्ट वाला चक्कर सेलाइन और ग्रुप 3 में ही क्यों है? मतलब सेलाइन के साथ ग्रुप 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, बट व्हाई ओनली ग्रुप 3? और कोई और भी हो सकता था सर, सिर्फ आप ग्रुप 3 को क्यों टारगेट कर रहे हैं? बेटा असल में मसला यहाँ पर कुछ इस तरीके का होता है कि ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ना, एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे फॉर्म हुए, तो एल्यूमिनियम को पहले थोड़ा सा समझते हैं। एक काम करो, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस चीज को समझा देता हूँ। ऊपर वाली चीजें मिटाऊंगा जल्दी से। सर ले लिया है। अब देखो है क्या, एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1 होता है, सही है। हाइड्रोजन का क्या होता है भाई? 1s1 होता है। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हैं, सही। होता क्या है कि एल्यूमिनियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को डोनेट करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को इन 2 हाइड्रोजन को डोनेट करता है, और एक आयनिक कंपाउंड जो है वो वजूद में आता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड या गैलियम हाइड्राइड या बोरॉन हाइड्राइड, इस तरीके से बनता है, ठीक है। सर कंपाउंड बन चुका है, तो फिर मजीद ये रिएक्शन की वजह क्या है? देखो असल प्रॉब्लम जो है ना, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है इन मेटल्स की। यानी कि जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो उनकी सलाहियत होती है, वो सबसे ज्यादा होती है बाकी तमाम मेटल्स के मुकाबले में, ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम भी मेटल, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत है, बट अगर हम कंपैरिजन करें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मुकाबले में, तो इसकी ये सलाहियत कम है, और ग्रुप 1 और 2 की ज्यादा है। ये कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ बनाकर भी एल्यूमिनियम स्टेबल नहीं होता, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज छोटा हो जाता है, और उस छोटे साइज की वजह से एटम जो होता है ना एल्यूमिनियम का, वो बहुत ज्यादा स्टेबल कंडीशन में रह नहीं पाता। अब इन तमाम मसाइल के पेश नजर फिर ये होता है कि वो जब यानी कि अनस्टेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है। देखो कंपाउंड बनता ही तब है जहां पर अनस्टेबिलिटी का फैक्टर हो। अगर फैक्टर नहीं होता अनस्टेबिलिटी का, तो कभी कोई कंपाउंड दुनिया में वजूद में ही नहीं है। यहाँ पर आ जाता है एक अनस्टेबिलिटी का फैक्टर, क्योंकि जब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है बहुत ज्यादा इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। देखो एक इंसान किसी की मदद करता है, मिसाल के तौर पे हम अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें अच्छे इस्ताद से नवाजा है। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक गरीब आता है, मैं लाख रुपए महीना कमाता हूँ, ठीक है, मैं उसको अगर अपने उन लाख रुपए में से फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए महीना दे देता हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या ठीक है, मेरा गुजर बसर 90,000 में हो जाता है, बल्कि 90,000 में भी मैं लग्जूरियस लाइफ गुजार लेता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं मैं अगर किसी को 10 दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यही काम कुछ इस तरीके से करूँ, तो मेरी इनकम लाख रुपए, और मैं लाख रुपए में से गरीब आता है, मैं उस गरीब को 90,000 रुपए दे दूँ और 10,000 रुपए अपने पास रखूँ, तो वो 10,000 रुपए मेरे लिए इनफ नहीं है। यहाँ पे कुछ सिलसिला ऐसे ही है कि ये गरीब की मदद तो करता है, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा मदद कर चुका होता है। जब अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा मदद करता है, तो वो खुद अनस्टेबल हो जाता है। मैं अगर 90,000 रुपए डोनेट कर दूंगा, तो मेरे पास 10,000 बचेगा, वो मेरी गुजर बसर के लिए काफी नहीं है। यानी कि उसकी मदद करने के चक्कर में, उसको अमीर बनाने के चक्कर में मैं खुद गरीब हो गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही होता है कि एल्यूमिनियम उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसकी वजह से वो खुद अनस्टेबिलिटी का शिकार हो जाता है। उस अनस्टेबिलिटी की वजह से ये वाला जो हाइड्राइड्स होते हैं, यानी कि ग्रुप 1 के सेलाइन हाइड्राइड्स, इसकी मदद करते हैं और फिर इसके साथ बॉन्ड बना देते हैं। ये वाला फैक्टर बाकी कहीं और होता नहीं। मतलब अगर मैं ग्रुप 1 या 2 की बात करूं, तो वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो काफी है। मतलब वो विद इन रेंज है, किसी की मदद करने के लिए आप खुद गरीब नहीं होंगे किसी की मदद करने से, वो ये है। 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने का मतलब है कि अपने साथ कुछ नुकसान कर लेना, समझ गए? तो इसलिए चूंकि थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, इस अनस्टेबिलिटी की वजह से ये वाला फैक्टर वजूद में आता है और ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स फॉर्म। बात समझ में आई?
जी सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो आज की बात को हम यहीं पर ही रखते हैं, यहीं तक, और बाकी बात इंशाल्लाह आपसे फिर अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।